हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारी न्यू प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th NCERT फिजिक्स भौतिकी में यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 जो है प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम कंप्लीट करेंगे और पूरे हल के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि यूनिट जो 7 है, हमारे यूनिट 7 में से हमें 11 नंबर मिलने हैं। ठीक है, कैसे मिलने हैं? 11 नंबर मिलने हैं। और ये जो दोस्तों 11 नंबर आपको प्राप्त होंगे, जिसमें से आपको 2 आएंगे ऑब्जेक्ट, 2 आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर के जब 2 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से हमें टोटल नंबर जो प्राप्त होंगे वो होंगे 4। ठीक है, और एक होगा 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो 5 4 9 और 2 11, इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाती है यूनिट। ठीक है, तो आपको समझा चुका हूँ। और दोस्तों हाँ, आपने चैप्टर 6 की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यूनिट 4 को हम दोस्तों कंप्लीट करते हैं, यूनिट 4 के चैप्टर 7 को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा पहला है, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। मतलब कोई भी संधारित्र, अब संधारित्र किसी भी संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो कोई भी संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है तो अपने में से केवल एसी धारा को वो जाने देता है। जो एसी धारा होती है उसको ही जाने देता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिघात का मात्रक। दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि जो प्रतिघात है वो एक प्रतिरोध है, जो प्रतिघात है वो एक प्रतिरोध है, और प्रतिघात प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो ये हो जाएगा ओम। ठीक है, नेक्स्ट भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा, मतलब जो हमारे घरों में जो विद्युत धारा दी जाती है वो कितने हर्ट्ज की होती है? तो ये 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा हमारे घर में दी जाती है। ठीक है, और वोल्टेज में भी आपको पता ही होगा, और नहीं मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि सर कितनी धारा आपको, मतलब वोल्टेज में कितनी धारा घरों में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो हर्ट्ज में तो 50 हर्ट्ज हो गया है ना। चलो ऊंचाई ट्रांसफर में राशि बढ़ती है, मतलब जो ऊंचाई ट्रांसफर होता है उसमें किसकी वैल्यू बढ़ती है? तो ऊंचाई ट्रांसफर में फार्मर में जो वोल्टेज है ना, इसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो विभव की वैल्यू इसमें बढ़ती जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है ना, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य, जो एलसी परिपथ होता है, इस एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खाली स्थान का कलांतर होता है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें 90 डिग्री का कलांतर होता है। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का इसमें कलांतर होता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला है दोस्तों, ये रिक्त स्थान ही है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बोल रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS, देखो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा भाई, IRMS में संबंध है। ठीक है, मतलब शिखर मान I0 होता है और आभासी मान क्या होता है? IRMS है। इनमें क्या संबंध है? ठीक है, तो इनमें संबंध आपको लिख देना है, I0 बराबर √2 IRMS। ठीक है, तो जो आपका शिखर मान है और आभासी मान है, इसमें ये संबंध है, तो ये आपको संबंध इसमें लिख देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, है ना, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मतलब 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय की तुलना में कम होती है। ठीक है, मतलब जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होता है द्वितीय की तुलना में कम होती है, क्योंकि प्राथमिक कम में होती है, द्वितीय में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कम। ठीक है, चलो तो ये हुआ ऑब्जेक्ट कंप्लीट। अब हमारे दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहले तो हम, आपको पता ही है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद हम आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर लिखिए। लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता, ये बताना है, बता देंगे। प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित जो खाने होते हैं परस्पर बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते बराबर, ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, नागरिक विद्युत उपकरण के प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिश धारा नहीं, क्यों बताएंगे।
गुणता गुणांक क्यू क्या है, मतलब क्यू गुणांक क्या है ना, क्यू गुणांक के बारे में पूछा है। ठीक है, क्यू गुणांक क्या है, इसके लिए सूत्र लिख दीजिए, है ना। नेक्स्ट है अब ये हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 नंबर के हमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, है ना। नामांकित चित्र रहेगा, सिद्धांत रहेगा, है ना, और परिणमन अनुपात का सूत्र रहेगा, है ना। ठीक है, फिर ऊर्जा क्षय के कारण और इसके उपाय। ठीक है, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इसके उपाय, थोड़ा सा छोटा करके मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एसी, हाँ 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लें, हाँ ठीक है। तो एसी परिपथ में संधारित्र के प्रभावित प्रतिघात से आप क्या समझते हो, मतलब जो एसी परिपथ है, इस एसी परिपथ में जो संधारित्र है, इस संधारित्र के प्रतिघात से आप क्या समझते हो, इसका व्यंजक बताओ, बता देंगे, है ना। श्रेणीबद्ध एलसीआर युक्त एसी परिपथ का आरेख फेजर आरेख, मतलब ग्राफ, धारा एवं विभवांतर में कलांतर तथा प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो इतना सब चीज़ें हमें इसमें बतानी है, तो बता देंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाकर उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट करो, तो ये भी समझा देंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ। अब हम इनके आंसर्स पे पहुंचते हैं और हम देखते हैं पहले 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर है, आपको 2 ही करने हैं, आपको ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, तो देखो पहला है प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, इस टाइप से चलती रहती है ना, तो ये समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिश धारा वह धारा है जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते, समय के साथ नहीं बदलते, कोई निश्चित समय के लिए परफेक्ट होता है ना। जैसे मान के चलो ये जो दिश धारा है ना, कुछ इस टाइप से चलती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से चलती है, ये निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमने हमारे मोबाइल की 100% बैटरी चार्ज कर दी है ना, तो ये पक्का है कि 4-5 घंटे चलेगी, ये 4-5 घंटे तक चेंज नहीं होगी, ये निश्चित है। हाँ, तो ये समय के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। मैंने प्रत्यावर्ती धारा वैसे भी आपको पता ही है, जब लगता है ना 440 का झटका, तो है ना होश में आ जाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो समान वोल्टेज की दिश धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र धारा मापी के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये भाई इस पॉइंट को याद रखना, है ना, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। ऊष्मीय प्रभाव इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अ प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, मतलब ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो ऊष्मीय प्रभाव एक वोल्टेज है ना, ऊष्मीय प्रभाव क्या है, एक वोल्टेज ही मान के आप चलना। ठीक है, नेक्स्ट है दिश धारा को नापने वाले यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, मतलब ये चुंबकीय प्रभाव पर और ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी 3 पॉइंट काफ़ी हैं, बाकी और आपको करना है तो कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जाता, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका विद्युत अपघटन नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता बताओ आप। ठीक है, समझा रहा हूँ। देखो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा के तेजी से बदलते रहने, देखो आपको पता ही है प्रत्यावर्ती जो धारा है समय के साथ बदलती रहती है, तो हम क्लियर कर चुके हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदलती है और तेजी के साथ बदलती है, ऐसा नहीं पता ही नहीं चलता। देखो हमें पता चलता है क्या, हमारे घर में जो बल्ब जलता रहता है ज्यों का त्यों जलता रहता है, हमें पता ही नहीं होता कि वोल्टेज कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन ये चेंज होती है, बस हमें पता नहीं चलता क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कि तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता। तेजी से बदल रही है तो धन और ऋण आयनों का जो प्रवाह है किसी एक दिशा में नहीं हो पाता, है ना, कभी इधर ऐसा होता रहे तो किसी एक दिशा में नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का, इसके बाद लिखना है जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बाद लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत अपघटन नहीं किया जा सकता, बस। ठीक है, एक बार फिर से सुना दे रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा को तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं होता, इतना तो है।
इसके बाद इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता, बस दैट इज फाइनल। ओके, चलो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर नहीं है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो है ना, प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते क्यों, है ना। मतलब देखो आपको तो पता ही है ये जो प्रत्यावर्ती धारा है कुछ इस टाइप से चलती है ना, कुछ इस टाइप से चलती है, ठीक है। तो उसने बोला प्रत्यावर्ती अमीटर, मतलब इसमें कुछ मतलब धारे के खाने रहते हैं, अमीटर है ना, मतलब ये अमीटर है, अमीटर की बात कर रहे हैं तो अमीटर में है ना, तो इसके जो खाने हैं परस्पर बराबर दूरी पर नहीं रहते हैं ना, तो मतलब इसमें जो ये इस टाइप के जो खाने होते हैं ना वो बराबर दूरी पर नहीं होते हैं ना। तो वो बराबर दूरी पर नहीं होते, क्यों नहीं होते, ये उसने पूछा है, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको, मैंने देखो अभी अंतर में हमने पढ़ा था कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, और ऊष्मीय प्रभाव एक वोल्टेज होता है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, वोल्टेज होता है, और ये ऊष्मीय प्रभाव धारा के वर्ग के समानुपाती होता है ना। ऊष्मीय प्रभाव मतलब ये वोल्टेज धारा के वर्ग के कैसा होता है, समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब सुनना, अब जैसे मान के चलो हमारा जो वोल्टेज है वो 1 है ना, वोल्टेज हमारा 1 है, तो धारा कितनी मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही मिल जाएगी, ठीक है। अब धारा 2 है, नहीं वोल्टेज 2 है तो ये हमें 4 मिलेगी, है ना, ये हमें 4 है तो ये हमें कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी। मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, अब बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि इसके जो खाने हैं वो बराबर दूरी पर होंगे, धारा का मान बढ़ेगा। अब जब धारा का मान बढ़ेगा तो उसका जो तार है वो गर्म होगा, अब तार गर्म होगा तो उसके टूटने की, क्षति होने की संभावना होगी, बोलो होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो खाने होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो खाने होते हैं, देखो पहले तो क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है, और जैसे ही फिर दूर जाते हैं तो इनके जो खाने हैं ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो बस सिर्फ ये कारण है, आप समझ गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो समझ लो आंसर। प्रत्यावर्ती एमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, और ऊष्मीय प्रभाव धारा के वर्ग कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज के समानुपाती होता है, जिससे ज़्यादा धारा आने पर तार गर्म होगा और टूट जाएगा, इसलिए खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक विद्युत उपकरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, जिस धारा दिष्ट धारा नहीं, क्यों। दोस्तों यहाँ पर जिस लिखा है इसकी जगह आपको दिष्ट करना है, क्या करना है, दिष्ट, तो यहाँ पर आपको दिष्ट कर लेना है, ठीक है। हाँ, नागरिक विद्युत उपकरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों, है ना, आंसर सुन लो, ठीक है। तो नागरिक विद्युत उपकरण में धारा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में दी जाती है, दिष्ट धारा के रूप में नहीं। इसका कारण यह है कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसकी प्रबलता को घटाकर बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। वट दिष्ट धारा का ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है ना, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जाता है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली है, ठीक है। जहां पर आप बैटरी रखोगे उसके आसपास के एरिया को ही यहाँ पर कवर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि हम सागर में जो है ना बैटरी रख दें और भोपाल धारा पहुंचा दें, तो ऐसा इसमें ज़्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसा इसलिए नहीं होता, ठीक है। बल्कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, इसकी प्रबलता को घटाकर बिना ऊर्जा के क्षय एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऐसा ट्रांसफार्मर का यूज उसमें नहीं होता, तो फिर ऐसा हम ऊर्जा का बिना क्षय किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते, बस यही आंसर है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है गुणता गुणांक क्यू क्या है, मतलब क्यू गुणांक के बारे में इसने पूछा है ना। इसके लिए सूत्र लिखिए, तो बता दे रहे हैं, अनुनाद की तीक्ष्णता, जो अनुनाद आप जानते हो, अनुनाद वैसे टॉपिक है ना, आपका अनुनाद वाला टॉपिक हटा दिया गया है इस यूनिट से, ठीक है। अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जो अनुनाद है उसकी तीक्ष्णता का पता करना है तो एक विमाहीन राशि द्वारा हम उसका कर सकते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा जो विमाहीन है थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, आप सही से लिख लेना, है ना। इस विमाहीन राशि को ही क्यू गुणांक
इस विमाहीन राशि को ही Q, यहाँ Q लिखना है, Q गुणांक कहते हैं और इसे इस कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। बस ये इसकी परिभाषा है और ये इसका सूत्र है ना। तो ये Q बराबर 1/2 अंडर रूट ऑफ ये L लिखा है अपॉन ये लिखा है C। ठीक है, समझ गए ना। तो Q बराबर 1/2 अंडर रूट L अपॉन C, ये बस इसका सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे हुए गए 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट है ना। अब हम पहुंचते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वाला, और ट्रांसफार्मर वाले मतलब क्वेश्चंस में हमें पूछा है कि इसका सिद्धांत बताओ, है ना। और मतलब इसमें कुछ पॉइंट पूछे हैं, आपको क्वेश्चन याद होगा और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें इतने पॉइंट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे परिभाषा इसमें नहीं पूछा है, तो आपको देखो परिभाषा देख लो, है ना। तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रत्यावर्ती जो विभवांतर उसको घटा दे या बढ़ा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, बाकी इन पे तो हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि है ना, हमें ये पूछा ही नहीं हम, बट हमसे सिद्धांत पूछा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताओ। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है कार्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की देखो ट्रांसफार्मर में आपको पता है 2 कुंडली होती हैं। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल EP की वैल्यू ये होती है -NP अपॉन डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है ना, उसकी वैल्यू होती है ES -NS डेल फाई अपॉन ये डेल टी, ये होता है। ठीक है, तो अब NS और NP क्या है, तो यहाँ पर जो NS और NP हैं क्रमशः प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या EP तथा ES, इन दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और डेल फाई और डेल टी इन कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। तो ये आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या है, बस ये चीज़ है। ठीक है, अतः अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें, है ना, इन दोनों को अगर हम ऐसा कहें कि मान के चलो इसको हम समीकरण 2 दे दें, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें, तो जब हम 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये अपॉन हो जाएगा EP NP और जो मतलब NS और अपॉन ये NS और ये बचेगा NP, क्योंकि डेल फाई डेल टी से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कहें, यहाँ लिख देना सकते हो आप, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा फाइनली जाके जो व्यंजक होगा ये प्राप्त होगा। तो ये हमारा सिद्धांत होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डायग्राम की बात करें तो ये इसका नामांकित चित्र है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र है, जिसमें आपको पता ही है ये है ना प्राथमिक कुंडली है और ये आपकी द्वितीय कुंडली है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एक संधारित्र लगे हुए हैं लगभग। ठीक है, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ये अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों के लिए ये बात की गई है। ठीक है, ऊंचाई और अपचाई की दोनों के लिए बात की गई है। तो ये डायग्राम है, I निवेशी वोल्टेज है, P प्राथमिक कुंडली, C पटलित क्रोध है ना, S द्वितीय कुंडली, O निर्गत वोल्टेज। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद दोस्तों हमें परिणमन अनुपात का सूत्र बताना है। ठीक है, तो दोस्तों परिणमन अनुपात के सूत्र की अगर हम बात कर लें आपसे, तो हमने अभी आपको सिद्धांत में एक सूत्र निकलवाया था। ठीक है, ये सिद्धांत में हमने ये सूत्र निकलवाया था, यही परिणमन अनुपात का सूत्र है। बस इसको R के बराबर कर देना। ठीक है, या फिर R के बराबर नहीं करना तो आप बस डायरेक्ट लिख देना परिणमन अनुपात का सूत्र और ब्रैकेट में आपको लिख देना है ये, बस ये हो गया। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, है ना। और नो अगले क्वेश्चन पे नहीं, हम इसी का एक पॉइंट और रह गया, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा ये पॉइंट रहेगा है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, उनके कारण और उनको कम करने के उपाय। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, उनको कम करने और कारण, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, उनके कारण एवं उनको कम करने के उपाय, है ना। तो दोस्तों पहला तो हमारा जो कारण है वो ये है ना, ताम्र हानि। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में धारा I प्रवाहित होने पर इन कुंडलियों के प्रतिरोध R के कारण इसमें जूल के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा ये होती है, बट इसको सूत्र नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अर्थात विद्युत ऊर्जा एक भाग से उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। इस दोष को ताम्र हानि कहते हैं, मतलब इस टाइप से अगर होता है ताम्र हानि। अब इसको रोकने के उपाय क्या है, तो इसे कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार कुंडलियों में मोटे तारों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है लोह हानि, है ना। तो लोह हानि को देखो, क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ह्रास को लोह हानि कहते हैं। इसका उपाय है, इस क्षय को रोकने के लिए क्रोड पटलित बनाया जाता है, ठीक है, पटलित बनाना चाहिए, ठीक है। अब शैथिल्य हानि, तो प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड को बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने की क्रिया को ऊर्जा ह्रास को शैथिल्य हानि कहते हैं, और इस दोष को कम करने के लिए नर्म लोहे का क्रोड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, है ना। प्राथमिक कुंडली के समस्त फ्लक्स का द्वितीय कुंडली से संबंध ना होना ही फ्लक्स क्षरण कहलाता है। इस दोष को रोकने के लिए नर्म लोहे का क्रोड बनाना चाहिए। बस ये 4 बता दिए, तो 4 तो आपको लिखने ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है। मतलब जो संधारित्र है उसके प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका आपको व्यंजक निर्मित करना है, ठीक है। तो समझ लो प्रतिघात क्या होता है। तो देखो प्रतिघात की परिभाषा है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र उपस्थित होने के कारण जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र उपस्थित है और उस संधारित्र उपस्थित होने के कारण परिपथ में जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रतिरोध ही प्रतिघात है, और प्रतिघात को हम XC से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलो संधारित्र के प्रतिघात को हम XC से व्यक्त करते हैं, ये समझ गए हो, ठीक है। अब इसके लिए व्यंजक है ना, तो इसके लिए व्यंजक के लिए हमने क्या किया, पहले माना XC एक संधारित्र है ना, इसको मान लिया जिसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, एक संधारित्र है, ठीक है। इसके सिवा मतलब प्रत्यावर्ती विभवांतर भी जोड़ दिया, तो इसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित, I प्रवाहित होगी, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम बना लिया हल्का सा, है ना। अब आपको मेरे भाई धारा का शिखर मान तो पता ही होगा, धारा का शिखर मान क्या होता है, किंतु जो धारा का शिखर मान होता है I0 बराबर C V0 W मतलब ओमेगा होता है। I0 बराबर C V0 ओमेगा होता ये है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो V है इसको इधर ले जा रहे हैं, तो हमने देखा कि ये आपका मतलब W को आगे लिख दिया WC, ये बना हमारा, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, मतलब इसको उल्टा कर लेंगे, V0 को ऊपर कर देंगे, यहाँ 1 को ऊपर कर देंगे, तो इसको उल्टा किया तो हमारी कुछ ये वाली कंडीशन बनी, ठीक है। अब देखो V अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है ना। लेकिन R तो संधा मतलब यहाँ पर प्रतिघात के बराबर है ना। तो V0 और I0 आपका किसके बराबर हो जाएगा, XC के, ठीक है। जैसे V और I R के बराबर होता है ना। तो लेकिन हम तो आज प्रतिघात की बात कर रहे हैं, तो V0 अपन XC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने XC की वैल्यू मतलब इसकी जगह रख दिया XC, और W बराबर होता है 2πf, तो ये 2πf और ये C, तो ये हमारा फाइनली प्रतिघात के लिए सूत्र हो गया, S का व्यंजक हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ ज्ञात कीजिए, मतलब इसका श्रेणी क्रम ज्ञात कीजिए, है ना। परिणामी वोल्टेज, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य, है ना। और इसका फ्रेजर डायग्राम भी बनाना था, ऐसा कुछ इसने क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, बाकी पॉइंट ये सब यही है, ठीक है। तो ये देखो हमने LCR परिपथ बना लिया श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है। इसका VL VC और VR ये सब बना लिया, ठीक है। और इसका ये फ्रेजर डायग्राम हमने साइड में बना दिया है, ठीक है। तो इसको आप देखो, स्क्रीनशॉट लो इतना, है ना, और इसको कवर आप ही को करना है, ठीक है। चलो देखो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते जाओ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो तो ये इसका परिणामी वोल्टेज निकाला गया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, परिणामी वोल्टेज परिपथ की जो प्रतिबाधा के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो ये प्रतिबाधा का सूत्र है, ठीक है। अब प्रतिबाधा के बाद परिणामी वोल्टेज धारा के मध्य कलांतर, तो ये कलांतर का है वैल्यू, ठीक है। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं, है ना, हमारा अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऊंचाई तथा अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, मतलब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको मैंने ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो तो मैंने बता दिया, ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन बचा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखो, ठीक है। तो ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में ये 4 अंतर हैं, आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आपको ये जो वीडियोस बना रहा हूँ आप दिमाग से देखा करा, है ना,
ऐसा नहीं कि मतलब देख रहे हैं और मन कहीं और लगा है, ऐसे करोगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती का आपका नहीं है, जो आप पढ़ोगे आप ही को रहेगा, ठीक है, किसी और को नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।